तो हेलो बच्चों, एक बार फिर स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल स्टडी विद पीसीएम 2.0 में। मैं शिवराम सर आप लोग को आज कल के पेपर में यानी कि जो आने वाले कल हैं वहाँ पे आपको साइंस में क्लास 10th के साइंस में क्या क्या देखने को मिल सकते हैं, मोस्ट प्रोमिनेंट क्वेश्चन, उसके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। देखिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप लोग कहीं पर भी थोड़ी सी भी कंसंट्रेट करके पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो प्लीज इस वीडियो को जरूर एक बार आप लोग देख लीजिए। ओके, चलिए चलते हैं हम पहले क्वेश्चन पे अपने। तो पहला क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, यहाँ कह रहा है कि एक संकर संकरण किसे कहते हैं, चित्र द्वारा समझाइए एवं जीनोटाइप भी बताइए। तो देखिए हम आपको बताए थे कि इससे पहले, और नहीं तो हम अभी ही बता दे रहे हैं, हम तो बताए थे आप लोग को, जो मुझसे पढ़ते हैं वो समझ रहे हैं, लेकिन यूट्यूब फैमिली भी मेरा है 18,000 की, तो उनको भी बताना है मेरे लिए जरूरी है। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे कह रहा है ये 4 नंबर का क्वेश्चन आएंगे। देखिए आपका 4 नंबर का क्वेश्चन ये है, कह रहा है कि एक संकर संकरण किसे कहते हैं। तो देखिए जब दो पौधों के बीच एक इकाई लक्षण के आधार पर क्रॉस कराया जाए तो इसे एक संकर क्रॉस कहते हैं। एक लक्षण के आधार पर, यहाँ बोला ना एक इकाई लक्षण के आधार पर, देखिए एक इकाई लक्षण, तो देखिए हम एक इकाई लक्षण ले रहे हैं। ये हमारे पास में पेरेंट्स जनरेशन है, यानी कि इसको मातृ, पेरेंट्स मतलब मातृ बोल सकते हैं, और जनरेशन में पीढ़ी, यानी कि जो मेरा संतत पीढ़ी है ना। अब यहाँ पर एक पौधा हमने लिया है जो कि टाल है। कैसा बेटा? टाल है। इसको टी, बड़ा टी दिखाया हमने। एक बौना है जिसको हमने किसे दिखाया बेटा, ये छोटा टी से दिखाया। अब इसका मैंने इस टाल में से एक टी को मैंने क्या कर लिया, यहाँ पे लाया। गैमेट है ये, क्योंकि गैमेट्स हमारे किस में पाए जाते हैं, कपल्स में पाए जाते हैं, जोड़े में पाए जाते हैं। तो इसमें से एक गैमेट्स को यहाँ ले लिया, और यहाँ ड्वार्फ में से यानी बौनापन में से एक हमने गैमेट्स को ले लिया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जब इनका सेल्फ यानी स्वपरागण कराया, क्या बेटा? स्वपरागण, 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 ये आप लोग यहां समझ लीजिएगा, इतना समझ गए होंगे। तो जब स्वपरागण आप कराएंगे तो देखा गया कि पहला जो प्रथम पीढ़ी है यानी फर्स्ट जनरेशन है, इसमें आपको क्या मिले, पहला क्या हुआ कि देखिए इनसे दो चीजें हमें मिला है, बड़ा टी छोटा टी, फिर बड़ा टी छोटा टी। अब क्या हो गया कि ये अब शुद्ध नहीं रह गए। क्यों नहीं शुद्ध रह गए? आप कहेंगे शुद्ध नहीं रह गए क्यों सर? क्योंकि देखिए बड़ा टी भी इसमें है, यानी टाल वाला भी लक्षण इसमें है, और छोटा टी मौजूद होने की वजह से इसमें ड्वार्फ यानी बौनापन वाला भी लक्षण है। अच्छा, यहाँ पर भी जब देखेंगे हम तो यहाँ बड़ा टी भी है, यानी कि शुद्ध आपके पास लंबा, और छोटा टी शुद्ध बौना। तो जब इसका हमने क्या कराया, सेल्फ पोलिनेशन कराया यानी स्वपरागण कराया, तो हमें क्या देखने को मिला कि फिर इसका हमने गैमेट्स लिया, है ना। मतलब कि एक छोटा टी है, मतलब बड़ा टी, और एक छोटा टी है, फिर यहाँ पे एक बड़ा टी है, एक छोटा टी है। अब मैंने क्या किया, मेरे सेकंड जनरेशन, मेरे की द्वितीय पीढ़ी में क्या मिला कि यहाँ पे आपके पास में टी मिल गया, टाल टाल, फिर यहाँ पे भी टाल ही होगा, यहाँ भी टाल ही होगा, यहाँ पे बौना होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोग को ये बात आई होगी। अब ये मैं क्या कहना चाह रहा हूँ जरा आप लोग देख लीजिए। तो यहाँ पर मैं ये एक किनारे से देखिए, हाँ अब यहाँ पे देखिए बेटा ध्यान से। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पर ये टाल देखने को मिला हमको, यहाँ भी टाल देखने को मिला, यहाँ भी टाल देखने को मिला। तो आपने जब पौधों को देखा, आप मान लीजिए गए वहां पे देखने के लिए पौधों को, तो आपको तो 3 भाग क्या दिख गए, 3 लंबा दिखे। कितने लंबा दिखे? 3। एक यहाँ लंबा दिखा, टाल बने लंबा, ये भी लंबा, ये भी लंबा, एक बौना दिखा है आपको। तो 3:1 इसको बोल सकते हैं। तो ये अगर 3:1 आएगा तो ये फिनोटाइप लक्षण कहते हैं। लेकिन आपसे क्या पूछा क्वेश्चन में, जीनोटाइप पूछा है बेटा। तो जीनोटाइप में कि इसके जीन में अब घुसिए, जीन में घुसिए मतलब कि ये हमें बाहर से नहीं दिखेगा, हमें अंदर से दिखेगा, इसके जीन को देखते हैं। तो देखिए ये बड़ा टी, तो ये तो लंबा होना बनता है, क्योंकि ये बड़ा टी है तो एक शुद्ध लंबा है। लेकिन यहाँ पर देखिए लंबा है, हम नहीं कह रहे कि नहीं लंबा है, लंबा है, लेकिन इसमें बड़ा टी भी है और छोटा टी भी है। लेकिन यहाँ पे आप कहोगे कि सर जब बड़ा टी है छोटा टी है तो इसको ये लंबा ही क्यों हो रहा है? तो हमने कहा बड़ा टी की वजह से। आपने कहा सर छोटा टी भी तो है, तो छोटे टी के हिसाब से इसको बौना भी हो जाना चाहिए। तो हमने कहा कि बड़ा टी प्रभावी है और छोटा टी अप्रभावी है।
इसी को मेंडल ने प्रभाविता का नियम भी बोला था कि जब देखा गया कि यहाँ पे बड़ा टी और छोटा टी दोनों है, तो फिर भी टाल यानी फिर भी लंबा ही क्यों है, क्योंकि वहाँ पे छोटा टी रिसेसिव हो गया, यानी छोटा टी अप्रभावी हो गया, बड़ा टी प्रभावी हो गया। तो इस प्रकार से अगर देखेंगे तो दो हमारे पास में लंबे तो हैं, लेकिन कैसे लंबे हैं बेटा, ये हमारे अपवाद स्वरूप लंबे हैं, यानी प्रभाविता के नियम से लंबे हैं। अच्छा, और एक हमारा शुद्ध बौना है, तो आपके पास में क्या आया, एक संबंधे दो संबंधे एक, इसी को हम क्या कहते हैं, जीनोटाइप कहते हैं। तो जीनोटाइप भी बताना था, तो जीनोटाइप आप बता देंगे, है ना। और कह रहा है किसमें, इसकी देखिए लिखा है, इसकी द्वितीयक पीढ़ी में समलक्षणी अनुपात 3:1, यानी सम 3:1, इससे पहले बताया है ना कि लंबा ए भी है और लंबा ए भी है, तो 2 और 1 3, 3 लंबे हैं और एक हमारे पास में क्या है, बौना है। तो 3 लंबे हैं तो 3 लिख देंगे, रेशियो 1, है ना, रेशियो 1। तो ये हमारे पास में क्या होगा, समलक्षणी अनुपात भी इसको बोलते हैं, इसको फिनोटाइप लक्षण भी कहते हैं, इसको समलक्षणी अनुपात भी कहते हैं। तो याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, फिर बाद में आप लोग मत कहिएगा कि कुछ नहीं बताया गया। इसकी द्वितीयक पीढ़ी में जीनोटाइप अनुपात, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ 1:2:1। तो देखिए हमने यहाँ पे क्या लिखा, 1:2:1 ही तो लिखा है। उसका कह रहा है इसमें टेस्ट क्रॉस अनुपात 1:1 होता है। तो 1:1 का मतलब ये होता है आपके पास में एक इससे आएगा और एक इससे आएगा, तो 1:1, तो उससे कोई हमें ज्यादा मतलब नहीं है। तो अगर आप इतना लिख दे रहे हैं, ये चीजें ये पॉइंट बना के आप लिख दे रहे हैं, उसके बाद में साथ ही में ये आप फिगर बना ले रहे हैं, है ना, तो आपको निश्चित रूप से इससे मदद मिलेगा और एग्जाम में ये आएंगे ही आएंगे। आप इस चीज को एकदम कन्फर्म रहिए, आना ही आना है, मैंने बोल दिया तो इससे आएंगे ही आएंगे, क्योंकि एक्सपीरियंस होता है कुछ चीजों का। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि हमने इसको केमिस्ट्री से लिया हुआ है, और देखिए जो मुझे लग रहा है कि क्वेश्चन आ सकते हैं उसी को मैंने यहाँ पे लिया है। देखिए लिखता है, और इस एकदम पेपर में ऐसे ही आता है, क्योंकि आप लोग हाई स्कूल में पहली बार पेपर दे रहे हैं तो आप लोग को उस चीज उस तरीके से समझ में नहीं आ रहा कि पेपर किस तरीके से आता है। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। स्थिरीकरण आपके पास में अपक्रिया है, और दूसरा है द्विविस्थापन अपक्रिया, और तीसरा अवक्षेपण अपक्रिया। ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन आपको बनेंगे, तो 6 नंबर के क्वेश्चन ही हो जाएंगे। अब इसमें अगर कहेगा कि किन्हीं 2 पे टिप्पणी लिखिए तो 2-2 4 नंबर का होगा, है ना, और अगर तीनों पे कहेगा तो 6 नंबर का होगा। हमको क्वेश्चन से मतलब है, क्वेश्चन आने से, है ना। तो स्थिरीकरण अपक्रिया क्या होता है, जिस प्रकार अम्ल तथा क्षार की अपक्रिया से लवण बनता है, ठीक उसी प्रकार अम्ल तथा एल्कोहल की क्रिया से एस्टर तथा जल बनता है। क्या बनता है, एस्टर तथा जल बनता है। इसको हम हटा दें। अब देखिए ध्यान से, अगर इस बात को आप लोग समझ पा रहे हैं तो देखिए आपके पास इसको कहते हैं हम लोग, ये हमारे पास में क्या है बेटा, अम्ल है। नाम इसका क्या है, एस्टिक अम्ल इसका नाम है, और इसका IUPAC नाम क्या होता है, एथेनोइक एसिड, यानी एथेनोइक अम्ल। यहाँ पे देखिए लिखा है इंग्लिश में, और प्लस यहाँ पर इसको एथिल एल्कोहल बोलते हैं, और इसको एथेनॉल भी कहते हैं हम लोग, ठीक है। जब इसका हम हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, H3O+ का क्या मतलब होता है बेटा, हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, तब यहाँ पर आपके पास में क्या बनता है, CH3COO यहाँ से आ गया, देखिए यहाँ से CH3COO यहाँ आ गया, और यहाँ से C2H5 यहाँ जुड़ गया, और यहाँ पर आपके पास में यहाँ से एक H मिल जाएगा, और यहाँ पर OH है तो H2O निकल जाएगा। ये हमारे पास में स्थिरीकरण अपक्रिया हो गया, बस खत्म हो गया। 2 नंबर आपको अगर लिख ले रहे हैं तो आपको मिल जा रहा है। तो देखिए आपको 60 स्क्रीन लेना हो तो इसका 60 स्क्रीन आप ले सकते हैं, देखिए ले लीजिए। तो दूसरा हमारा क्या है, द्विविस्थापन अपक्रिया क्या होता है। तो द्विविस्थापन अपक्रिया किसे कहते हैं, देखिए इन अपक्रियाओं में एक नए, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, इन अपक्रियाओं में एक नए उत्पाद के निर्माण के लिए 2 अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, यानी आयन का आदान प्रदान इसमें होता है। तो आप ये बातें समझ रहे होंगे, इसमें आयनों का आदान प्रदान होता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर हम आपको बताएं तो देखिए यहाँ पे लिखा है आपके पास में Na2SO4 यानी सोडियम सल्फेट, और ये बेरियम क्लोराइड। अगर आप लोगों को पता हो तो इसको प्रैक्टिकल में भी मैं करवाया हुआ हूँ, है ना। तो Ba यहाँ से ले लेंगे, Ba और SO4, तो बेरियम सल्फेट बन गया, जो कि व्हाइट PPT बना देता है। और यहाँ पर Na कितनी बार है बेटा,
अगर आप लोगों को समझ में आ रहा हो तो यहाँ देखिए यानी हमारा 2 बार है और यहाँ पर Cl भी 2 बार है, तो क्या हो जाएगा 2NaCl बन जाएगा। एक एग्जाम्पल दे दीजिए, उसके लिए बहुत है। ठीक है कि तीसरा था कि अवक्षेपण अपक्रिया क्या होगा, है ना। तो अवक्षेपण अपक्रिया होता है, अवक्षेपण अपक्रिया का हम डिफिनेशन बता रहे हैं, वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें किसी अवक्षेप का निर्माण होता है तो उसे अवक्षेपण अपक्रिया कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट है आपके पास में, यहाँ पर आपके पास में क्या बेटा यानी ACl है, तो यहाँ से Ag यहाँ आ जाएगा और यहाँ से Cl आ जाएगा यहाँ पर, तो AgCl बन गया कि नहीं बन गया। अब AgCl जो बना है उसको क्या कहते हैं, सिल्वर क्लोराइड। क्या कहते हैं बेटा, सिल्वर क्लोराइड। अब सिल्वर क्लोराइड कैसा होता है, ये आपके पास में सफेद अवक्षेप बनाता है, इसीलिए तो अवक्षेपण अपक्रिया इसको कहते हैं। और यहाँ पे सोडियम और यहाँ पे NO3 है, यानी NaNO3 जिसको सोडियम नाइट्रेट कहते हैं, तो ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। तो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि मानव में उत्सर्जित तंत्र बना होता है। अब बताइए, देखिए यहाँ उत्सर्जित तंत्र बोला, यानी तंत्र मतलब कोई एक पार्टिकुलर अंग की बात नहीं हो रही है, तंत्र में कई छोटे छोटे ऑर्गन्स आ जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम आपसे कहें तो देखिए उत्सर्जित तंत्र तो हमको मालूम है कि मनुष्य में उत्सर्जित तंत्र वृक्क होता है। लेकिन जो आपसे यहाँ पे ये कह रहा है, आपसे क्या कह रहा है बेटा, कह रहा है कि आपके पास उत्सर्जित तंत्र क्या है, तो आप क्या करेंगे इसके लिए, सिंपल सा, कोई दिमाग लगाने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। देखिए इसमें क्या होता है, एक जोड़ी वृक्क यहाँ पर आपको दिख रहा है, एक जोड़ा मतलब दो ठू ना, हाँ। उसके बाद में फिर क्या दिख रहा है आपको, मूत्रवाहिनी, मूत्रविहीन लिखा है, मूत्रवाहिनी लिखा हुआ होना चाहिए, है ना। तो मूत्रवाहिनी कितना है, एक ए है और एक ए वाला है, यानी एक जोड़ा। देखिए एक जोड़ा ना, तो एक जोड़े में 2 होता है, तो एक जोड़ी मूत्रवाहिनी होती है, बिल्कुल होती है, और एक जोड़ी वृक्क होती है, बिल्कुल होती है। ये मूत्राशय होता है क्या, हाँ होता है। तो यानी कि पहला दूसरा और तीसरा, यानी पहला दूसरा तीसरा सही है, यानी ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए सही है। त्वचा और फेफड़े थोड़ी इसमें होते हैं, है ना। तो उत्सर्जित तंत्र पूछ रहा है, तो उत्सर्जित तंत्र में केवल आप ऐसा नहीं कहिएगा कि वृक्क भर मार के चले आइए, ये पूरा मिला करके आपका उत्सर्जित तंत्र बनाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट, लेकिन उससे पहले आप लोग देखिए, इसको आप शॉर्ट स्क्रीन लेना चाहते हैं तो प्लीज ले लीजिए। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा कि किण्वन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। इस चीज का भी बहुत प्रभाव पड़ता है। ये बोला क्या है, सत्य नहीं है, और हम लोग के दिमाग में नहीं शब्दवार नहीं आता है, हम लोग सोचते हैं कि ये सत्य है के बारे में बोल रहा है, ऐसा नहीं है। देखिए किण्वन के बारे में देखिए क्या सच है, पहले सच समझिए। सच ये होता है कि जो किण्वन क्रिया होती है वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, यानी ये तो बात सत्य है, ये बात है सत्य है। लेकिन हमसे पूछा है कि सत्य जो नहीं है उसको ट्रिक मानना है, तो ये तो सत्य है, तो इस हिसाब से तो हमारा मतलब क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। यह प्रक्रम सामान्यतः इष्ट में होता है, ये भी सही बात है, लेकिन ये सत्य वचन है, लेकिन ये क्या बोला, असत्य वचन, तो ये गलत है ना। इस क्रिया में पाइरुवेट या पाइरुविक अम्ल CO2 इथेनॉल में परिवर्तित हो जाता है, बिल्कुल ये भी सही बात कह रहा है, तो इसका मतलब कि ये भी सत्य है। तो क्वेश्चन के हिसाब से ये सत्य नहीं होगा, क्योंकि उसने पूछा सत्य जो नहीं है उसको बताइए। तो यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है, बिल्कुल नहीं, ये माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न नहीं होती, तो यही हमारा सही आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो अगला मेरा नेक्स्ट है, अभी कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे आप डाल लेंगे, अगला जो क्वेश्चन होगा, क्योंकि हमें हमारे एग्जाम में क्या आने वाले हैं वो मोस्ट प्रोमिनेंट क्वेश्चन को हम कर रहे हैं। कह रहा है किस अंतःस्रावी ग्रंथि में हार्मोन्स की कमी से घेघा रोग हो जाता है। एक प्रारंभिक बचाव लिखिए कि मतलब कि वो चीज ना होने पावे। दूसरा उसमें पूछा हुआ है, 2 नंबर में ये पूछा था, 2 नंबर में ये पूछा हुआ है कि मास्टर ग्रंथ शरीर में कहाँ पाई जाती है, इनका क्या महत्व है। तो पहला देखिए हम प्रश्न लिखेंगे, 10वां का क लिखेंगे, अगर ये प्रश्न नंबर 10वां हो तब, अगर ये कोई तीसरा हो आपके क्वेश्चन पेपर में, मतलब जिस हिसाब से हो। तो कह रहा है यहाँ पे कि इसके लिए हम क्या करेंगे, उत्तर लिखेंगे हम, उत्तर क्या है, थायराइड ग्रंथ में थायरॉक्सिन नामक हार्मोन्स की कमी से घेघा रोग होता है। अब थायरॉक्सिन नामक हार्मोन्स कहाँ पाया जाता है, थायराइड ग्रंथ में पाया जाता है। ठीक है, और इस थायराइड ग्रंथ में थायरॉक्सिन नामक हार्मोन्स की कमी हो जाएगा तो घेघा रोग हो जाता है। तो इसका बचाव करने के लिए क्या करें, तो बचाव में क्या लिखेंगे,
आयोडीन की उचित मात्रा का उपयोग करने से इस रोग से बचा जा सकता है। ठीक है, ये हमारा इतना लिखते हैं, हमें कितने मिल गए? 2 नंबर हमको मिल जाते हैं। फिर आप कहेंगे कि उसके बाद सर आगे आगे आपके पास पूछा दूसरा, मास्टर ग्रंथि शरीर में कहाँ पाई जाती है? और हमको पता है कि मास्टर ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि एक ही चीज होती है। ठीक है, तो कह रहा कि यह ग्रंथि जो पीयूष ग्रंथि होता है या मास्टर ग्रंथि होता है, वो अग्र मस्तिष्क के पश्च भाग में यानी अगले मस्तिष्क के पिछले भाग में डाइएनासिफेनाल नामक संरचना की निचली सतह पर स्थित होता है। यह ग्रंथि सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों के स्त्रावण पर नियंत्रण रखती है। अभी आपने क्या देखा था? अभी आपने देखा था कि अंतःस्रावी ग्रंथियों में आपने थायरॉक्सिन को देखा था कि थायरॉक्सिन क्या है? अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। ऐसे बहुत अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है जिनको कंट्रोल करने का काम, नियंत्रण करने का काम मास्टर ग्लैंड करती है, मास्टर ग्रंथि करती है। और मास्टर ग्रंथि जिसको हम पीयूष ग्रंथि कहते हैं, हमारे अग्र मस्तिष्क के पश्च भाग में पाए जाते हैं। उम्मीद कर रहा हूं आप लोग को ये भी समझ में आ गया हो। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए अगला मेरा क्वेश्चन है, अगर देखें आप लोग तो मेरे पास क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन अम्लों के लिए सत्य है? देखिए अम्ल क्या करता है? अम्ल करता है कि देखिए कड़वा नहीं, बिल्कुल नहीं। एक कड़वे से एक छाट दीजिए आप, ये गलत है, क्योंकि अम्ल कड़वा नहीं होता भैया, खट्टा होता है। ठीक है, तो खट्टा तो कड़वा यहाँ भी गलत हो गया। अब खट्टा में ये ऑप्शन या सही हो सकता है, ऑप्शन बी या तो ऑप्शन सी। आप लीजिए, आप थोड़ी सी और आगे बढ़िए। कह रहा कि ये लाल लिटमस को नीला करता है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं है, ये नीले लिटमस को लाल करता है। ऑप्शन सी आपका सही है बेटा। ठीक है, तो आप इलिमिनेट करना कैसे करना है आपको वो भी आप जान गए है ना, ऐसे ही तरीके से इलिमिनेट करते हैं। ओके, आगे बढ़िए। आपके पास क्वेश्चन लिखा हुआ कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार का बनता है? चलिए अभी बताएंगे। उत्तल दर्पण का एक वास्तविक उपयोग लिखिए। ये 2 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए यहाँ पे कह रहा कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब आभासी यानी काल्पनिक और सीधा बनता है। यह प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होता है और दर्पण के पीछे बनता है। दर्पण के पीछे बताइए, याद रहे, क्योंकि आप जब इसको कभी भी उत्तल दर्पण की बात आएगा तो आप लोग अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा कि कोई ट्रक है और ट्रक में जो शीशा लगा हुआ होता है पीछे की तरफ, और या फिर बाइक है ना, या फिर आप ब्लोरो स्कॉर्पियो जो भी आपके पास है, उसमें जो शीशा लगा हुआ होता है वो ड्राइवर के पास में बगल में, वो क्या होता है, वो पीछे आ रही सारी गाड़ियों को देख लेता है ना। तो ये क्या होता है, वो आभासी देखता है परंतु सीधा देखता है। अच्छा आप बताइए, आप कहोगे कि सर हमको ये नहीं पता होता कि उत्तल दर्पण में कोई सीधा दिखेगा कि उल्टा दिखेगा। एक बार बताओ, कभी तो ऐसा लाइफ में आप लोग क्या आया होगा, जब आप कभी भी कुछ नहीं तो आप अपने स्कूटी से या आप लोग अपने मोटरसाइकिल से चले होंगे। तो जब मोटरसाइकिल से आप चले होंगे, मोटरसाइकिल से आप चलते हैं, तो क्या पीछे जो आदमी आता है वो उल्टा आपको दिखता है क्या? नहीं दिखता ना। तो उल्टा नहीं दिखता तो फिर सीधा ही बनेगा, इसका मतलब उल्टा नहीं बनेगा, क्योंकि दर्पण में प्रतिबिंब आपका सीधा बनेगा, है ना। और कैसा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा? नहीं बनेगा भाई, बहुत छोटा बनेगा। अगर बड़ा बनेगा तो उसका पता चले उसका घुटना तक दिख रहा है उसका, और ऊपर का हिस्सा दिख भी नहीं कर रहा है। तो ऐसा नहीं होगा। दर्पण में उत्तल दर्पण में चीजें आप ऐसे ही याद कर लीजिए ना। आप समझ लीजिए कि आपके पास में कोई आपके पास में मारुति कार है ना, या आपके पास में कोई बिलेनो है, मतलब कुछ भी आपके पास है उसमें, या फिर आपके पास सिंपल से स्कूटी ही है, आपके पास उसमें मिरर लगा हुआ है, दर्पण लगा हुआ है, वो उत्तल दर्पण होता है। अब उसमें पीछे की तरफ जो आप किसी को देखते हो तो वो उल्टा तो दिखता नहीं है। इसका मतलब कि जो भी प्रतिबिंब बनेगा वो सीधा बनेगा और चीजें छोटा दिखता है। चीजें कैसा दिखता है? छोटा दिखता है ना। तभी हमको उतना उतना छोटा शीशा में हमको वो सारा का सारा ट्रक ही दिख जाता है ना। क्यों दिखता है? क्योंकि वो ट्रक हमारा छोटा हो जाता है उसमें। तो वही कह रहा है। अब यहाँ पे कह रहा है कि वाहनों में पीछे देखने के लिए कार, बस, मोटरसाइकिल वगैरह में ड्राइवर की सीट के पास उत्तल दर्पण लगा होता है। इससे ड्राइवर को पीछे आने वाले वाहनों का पता चलता है। सुरक्षा के लिए हम एटीएम जो मशीन होती है, फिर दुकानें हो गए, सुपरमार्केट में निगरानी के लिए उत्तल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं, है ना। क्योंकि पूछा कि इसका इस्तेमाल भी व्यवहारिक रूप में कहाँ इसका इस्तेमाल करते हैं। आप इसके अलावा क्या देखेंगे, आप सड़क चौराहों पर क्या देखेंगे कि उत्तल दर्पण लगाने से चौराहों पर दृश्यता बेहतर हो जाती है ना। अच्छा ठीक है, अब आप इसको इतना समझ गए तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो देखिए आप लोग, अगला क्वेश्चन हमारा है कि पुनरुद्भवन की क्रिया
या पुनरुद्भवन किस में होता है? प्लेनेरिया में लेकिन हाइड्रा में नहीं, हाइड्रा में लेकिन प्लेनेरिया में नहीं, पैरामीशियम में लेकिन हाइड्रा में नहीं, हाइड्रा और प्लेनेरिया दोनों में। तो ऑप्शन आपका डी सही है। लेकिन अब आप सोचोगे कि ऑप्शन डी मेरा सही है, क्यों? तो पहले तो बताओ कि सर ये प्लेनेरिया क्या होता है। देखिए यहाँ पर जो आपको जीव दिख रहा है ये प्लेनेरिया है, 3 भागों में कटा हुआ है, 3 भागों में कट करके पूरा पूरा शरीर बना दे रहा है। तो ऐसी क्रिया अगर कहीं आपको देखने को मिल जाए तो आपको पुनरुद्भवन की क्रिया होती है। अच्छा, ये क्रिया हाइड्रा में भी देखने को मिलेगा। यहाँ नीचे आप देखेंगे तो ये देखिए 2 भागों में टूट गया, 2 भागों में टूट गया, कटा, यहाँ पर एक भाग यहाँ पे, फिर क्या हुआ, ये और ये दोनों आराम से फिर से बना लिए। तो प्लेनेरिया यहाँ पर आपको दिख रहा है, हाइड्रा यहाँ पे दिख रहा है, और नक्षत्र मछली या सितारा मछली या स्टार फिश एक ही बात होती है, यहाँ पर दिख रहा है। अब पुनरुद्भवन किसे कहते हैं? यहाँ पे लिखा हुआ है, कुछ जीवों में यदि शरीर अनेक खंडों में विभक्त हो जाता है तो प्रत्येक भाग टुकड़ा वृद्धि करके नए जीव में विकसित हो जाता है जो संतत उत्पन्न करने में सक्षम होती है। जैसे कि आपके पास में हाइड्रा हो गया, आपके पास में प्लेनेरिया हो गया, आपके पास स्टारफिश हो गया। यह भी अलैंगिक जनन की एक विधि है जिसे पुनरुद्भवन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़िए। देखिए रेनिन का स्त्राव होता है, आमाशय में होता है, लार ग्रंथियों में होता है, जठर ग्रंथियों में होता है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए रेनिन का जो स्त्राव होता है ना, वो आपके पास में जठर ग्रंथि में बिल्कुल नहीं होता, लार ग्रंथि में नहीं होता, आमाशय में होता है। लेकिन ये जब लड़का आपके पास में 3 साल का 2 साल का लड़का होता है तभी तक ये डाइजेशन इसमें होता है, इतने रेनिन का स्त्राव होता है। यानी हम लोगों में ये रेनिन का स्त्राव नहीं होता है ना। तो दूध में एक पाया जाता है पदार्थ, नाम है उसका केसिन। क्या पाया जाता है? केसिन। तो केसिन को हमारे पास में उसको डाइजेस्ट करने का काम अब रेनिन तो करता था, लेकिन रेनिन तो नहीं है, तो अब कौन करेगा? तो लैक्टोस होता है, मतलब लैक्टिक एसिड होता है हमारे शरीर में, वो लैक्टिक एसिड अब इस केसिन को या दूध को पचाने का काम करेगा। लेकिन क्यों? क्योंकि ये काम कौन करता था पहले, जब हम लोग बचपन में थे, छोटे थे, ठीक है, तो वो क्या करते थे, तो वो रेनिन करता था। लेकिन अब तो रेनिन है ही नहीं हमारे शरीर में, अब नहीं बनता। वयस्क में वो वयस्क क्या मतलब कि जब आप 4 से 5 साल के ऊपर होते हैं तो रेनिन का स्त्राव आपके शरीर में धीरे धीरे खत्म हो जाता है, और किशोरावस्था तक 12 14 15 18 साल तक एकदम खत्म हो जाता है। तो वहां पर आपके शरीर में जो मतलब कि आपने दूध को इंटेक किया, दूध को लिया, तो उसमें केसिन है, तो उसको कौन तोड़ेगा? तो लैक्टिक एसिड नाम का जो हमारे पास में होता है वो तोड़ने का काम करता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हुए भी आपको समझ में आएगा। 1 नंबर जैसा क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़िए। देखिए फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है। तो फ्लोएम द्वारा फ्लोएम क्या करता है? भोजन का स्थानांतरण करता है। ठीक है, बहुत अच्छा। लेकिन याद रहे, अगर जाइलम कहते तो जाइलम पानी का स्त्राव करता है। अगर आपके पास में आप ऐसे 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 करके आपने ऐसे पेड़ को बना दिया, ऐसे पेड़ पौधों को ऐसे बना दिया आपने, है ना, तो ये आपके पास होता है। तो ऊपर से पत्तियों से भोजन आता है, पत्ती से क्या आता है? भोजन, और वो जड़ों तक जाता है। लेकिन जड़ों से क्या होता है? पानी, वो ऊपर तक जाता है। तो जड़ों से पानी ले जाने का काम जाइलम करता है। कौन करता है? जाइलम। और यहाँ पत्तियों से भोजन लाने का काम कौन करता है? फ्लोएम, यहाँ पे दिया हुआ है। तो ग्लूकोज के रूप में भोजन आता है, और क्या? ग्लूकोज। अगर आपको याद हो तो ये चीजें आपको, देखिए ये क्वेश्चन के अलावा आप और भी आपको पढ़ना है जो आपको क्लास में बताया गया है ना। आप देखिए ध्यान से, आप लोग समझिए। यहाँ पे आप जानते हो कि CO2 और यहाँ पे H2O, ये सूरज का प्रकाश लेगा तो C6H12O6 आपके पास ग्लूकोज बन जाता है, और O2 आपके पास निकल जाते हैं। बैलेंस मैंने नहीं किया है, तो इस चीज को भी अगर एग्जाम में आता है तो इसको बना करके इस तरीके से ये भी लिख लीजिए आप, ताकि और थोड़ी सी एग्जामिनर आपको क्या समझे, सिंसियर, है ना। आगे बढ़ते हैं। वहीं पर देखिए खनिज लवणों का अवशोषण होता है। तो खनिज लवण देखिए, अगर हमने कहा था कि ये अगर आपके पास में कोई प्लांट्स हैं, ठीक है, तो ये आपके पास जड़ है, तो यहाँ पे जड़ से ही तो आपको खनिज अवशोषित होगा। तो जड़ों द्वारा खनिज का अवशोषण होता है, क्योंकि खनिज मिट्टी में पाया जाता है और मिट्टी का जड़ से लेना देना है। ओके ओके। पर सूची को दिया गया सूची को एक दूसरे से मिलाइए। तो कैसे मिलाएंगे? देखिए ध्यान से आप लोग अच्छे तरीके से समझिएगा। विरंजक चूड़, नाम से ही पता चला कि विरंजित करेगा। तो ए का तीसरा आपके पास में बी वाले ऑप्शन में दिख रहा है हमको, सी वाले ऑप्शन में दिख रहा है। तो ए कट गया और डी वाला भी गया भाड़ में। तो अब आपके पास बेकिंग सोडा से क्या होता है बेटा? बेकिंग सोडा आपके पास में बेकिंग सोडा का काम क्या होगा? प्रति अम्ल का काम करता है ये बेकिंग सोडा। तो बी का चौथा कहाँ है? बी का चौथा होना चाहिए, यानी कि हमारे पास में
कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? देखो बी का चौथे यानी कि ये वाला ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हमारा सही है। और वॉशिंग सोडा सोडियम क्लोराइड जान पे करते हो आप लोग क्या करते हैं, H2Cl2 के काम में आता है। और आपके पास में यहाँ पर एक आपके पास वॉशिंग सोडा होता है ना, तो वॉशिंग सोडा का काम क्या होता है, अगर हमको पता हो तो कांच का निर्माण के काम में वॉशिंग सोडा आता है, तो कांच के निर्माण में आता है, तो इसका मतलब कि सी का मेरा पहला होना चाहिए। बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी हमारा सही है, बिल्कुल सही बेटा। और इसी में अगला क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि अम्लराज खट्टा, ये अम्लराज के बारे में कह रहा है कि अम्लराज किसे कहते हैं। तो हमको पता होना चाहिए कि अम्लराज क्या होता है, मिश्रण होता है बेटा। क्या होता है? मिश्रण होता है। आप कहेंगे किसका किसका, तो देखिए HCl और HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के 3:1 के अनुपात को क्या कहते हैं? अम्लराज कहते हैं। फिर से सुन लीजिए आराम से, ठीक है। क्या कह रहा है अम्लराज के बारे में, इसका क्या मानना है, कह रहा है कि अम्लराज किसे कहते हैं, लिखा हुआ है ना। तो हम इसको क्या कह रहे हैं कि हमारे पास में क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल के 3 संबंधी 1 के मिक्सचर को, यानी मिश्रण को, मिक्सचर को मतलब मिश्रण को हम अम्लराज कहते हैं। बस इतना ही हमको करना है, ठीक है। तो यानी कि क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्या हाइड्रोक्लोरिक है ना, हाइड्रोक्लोरिक एवं नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक अम्ल इसको बोलते हैं, नाइट्रिक अम्ल के 3 अनुपात 3:1 के मिश्रण को अम्लराज, पुष्पाराज नहीं, अम्लराज कहते हैं। इसे एक्वारेजिया भी कहते हैं, इसे एक्वारेजिया भी कहते हैं, ठीक है। ओके, शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, आगे बढ़िए। अगला मेरे पास में क्वेश्चन है कि 250 वोल्ट तथा 5 एम्पियर फ्यूज वाले परिपथ में 25 वाट के कितने बल्ब जल सकते हैं। अच्छा, तो क्या कह रहा है, वोल्ट कितना दिया भाई, जो दिया उसको लिख लीजिए आराम से। हमारे पास में जो V का मान है, V, अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, जो मेरे पास में V का मान है वो दिया है 250 वोल्ट, ये हम लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आराम से करिए पेपर। 5 एम्पियर यानी कि जो धारा है, धारा I जो है ये कितना है, 5 एम्पियर है। कितना एम्पियर? 5 एम्पियर, ठीक है। फ्यूज वाले परिपथ में 25 वाट ना, तो वाट यानी पावर कितना दिया बेटा, 25 वाट दिया है, 25 वाट दिया है। कह रहा कि इसमें कितने बल्ब जल सकते हैं, ठीक है। तो आप इसके लिए क्या काम करेंगे, इसके लिए बहुत आराम से अगर आप देखो तो आपके पास में हल्का से समझ में आएगा कि P बराबर हम क्या जानते हैं। देखिए यहाँ पे ध्यान से हम दिखा रहे हैं आपको, P बराबर होता है V इंटू I, होता है। अच्छा ठीक है, अब P का मान मतलब P बराबर V का मान कितना है, 250, ठीक है, इंटू I का मान कितना है बेटा, यहाँ 5 है, तो 250 का 5 में करेंगे तो 1250 आ जाना चाहिए। 1250 टोटल वाट होंगी, 1250 वाट होंगी। तो अब बताइए, तो 1250 वाट हो रहा है पूरे पावर मिला करके, तो बल्ब कितने जल सकते हैं, 25 वाट का मतलब कि एक बल्ब जब जल रहा है तो 25 वाट ले रहा है ना, तो 2 बल्ब जलेगा तो 50 वाट लेगा, और ऐसे ऐसे 4 बल्ब जलेंगे तो कितने, 100 वाट लेंगे। तो लेकिन आपसे कह रहा कितने बल्ब है ना, कितने बल्ब जल सकते हैं, तो देखिए 1250, तो ऐसे करके लिखिए, बल्बों की संख्या आता है, बल्बों की जो संख्या होगी, बल्बों की जो संख्या होगा वो कितना होगा, परिपथ की जितना शक्ति होगा
ये परिपथ की जितना शक्ति होगा, परिपथ की शक्ति यानी कितना परिपथ की शक्ति है, तो हमने देखा 1250 है। अब बटे आपके पास में देखा कि एक बल्ब की शक्ति कितना है, एक बल्ब की पावर कितना है, पावर बोले तो शक्ति, एक बल्ब की शक्ति कितना है, तो इसी को हम निकालेंगे, बल्बों की संख्या आ जाएगा। अब परिपथ की शक्ति कितना देखा हमने, अब यहाँ पे देखिए जगह नहीं है तो हमने क्या किया, यहाँ पे 1250 लिख दिया, 1250 बटे कितना 25 वाट की बल्ब है, तो इसको काट दीजिए, तो काटने के बाद आएगा 50, तो 50 बल्ब होंगे बेटा, यही आंसर मेरा होगा। देखिए ध्यान से अगर आप लोग समझेंगे तो यहाँ पर मेरे पास में क्या है कि मैं क्या कर रहा हूँ ना, जब मुझे वो कह रहा है तो हम कर देंगे, क्या करेंगे कि उत्तल लेंस, तो मैं उत्तल लेंस यहाँ बनाने जा रहा हूँ। ये मेरे पास में ऐसे समझिए, ये मेरे पास में उत्तल लेंस है, ठीक है। कह रहा कि एक मोमबत्ती किसी पर्दे से 90 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा हुआ है। अब मान लीजिए यहाँ पे कोई पर्दा है, ये हमारे पास में यहाँ पे कोई पर्दा है, ये पर्दा है, ये कितना सेंटीमीटर की दूरी पर है, 90 ना, तो देखिए यहाँ पे एक मोमबत्ती किसी पर्दे से 90 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा। अब पहले समझो ध्यान से, अब क्या है मेरे पास में टोटल, समझना कि मेरे पास में यहाँ पर मोमबत्ती है, मेरे पास में यहाँ मोमबत्ती है, मोमबत्ती, ये मोमबत्ती है, ओके। अब देखिए जो मोमबत्ती है और जो पर्दा है, इनके पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, ये पूरा दूरी कितना है, ये है 90 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर की दूरी है, ठीक है। तो अब बताओ कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस मोमबत्ती और पर्दे के बीच कहाँ रखी जाए, तो मान लीजिए हमको नहीं पता कहाँ रखी जाए, तो मान लीजिए कि ये रखा गया है, ये जो मोमबत्ती है वहां से ये जो हमारे पास पे रखा गया उत्तल लेंस, ये x दूरी पे रखा गया हो, मान लीजिए ऐसा मान लीजिए, तो ये इतना दूरी, केवल इतना यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी कितना होगा, तो हो जाएगा 90 माइनस x, है ना, सिंपल सा बात है। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होना चाहिए, समस्या है ना। अब फोकस दूरी इसका दिया है क्या, अब जो जो दिया उसको लिख लीजिए, तो दिया है जो हमारे पास में फोकस दूरी है, ये आपका मान ये दिया है बेटा आपके पास 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा अब देखिए v का मान मेरे पास में कितना हो जाएगा, इमेज जो बनेगा इसका, इस भाई का जो इमेज बनेगा वो कितना बनेगा, v बराबर हो जाएगा 90 माइनस x, 90 माइनस x, इतना सेंटीमीटर। और u कितना होगा बेटा, यहाँ से इस लेंस से आप आगे देखिए, तो जो u का मान है, वो u का मान आपके पास x होगा, लेकिन ये दर्पण या लेंस जो भी है इसके सामने ना है, उत्तल लेंस ये है, तो लेंस के सामने है मोमबत्ती, तो इसलिए माइनस लगा देते हैं, ठीक है। अब हम सूत्र इसका डायरेक्ट लगा देते हैं कि इसका सूत्र क्या होगा, तो 1/f बराबर क्या होता है हमारा, 1/f बराबर क्या होता है बेटा, 1/v होता है ना, अब माइनस 1/u, लेंस के लिए यही होता है, अगर दर्पण आता तो यहाँ माइनस की जगह पे प्लस हो जाता, सही है ना। अब क्या करेंगे हम लोग, 1/1 है ना, 1/ फोकस हमारा कितना है 20 सेंटीमीटर, तो 20 लिख लीजिए बराबर 1/v, v कितना है बेटा हमारा 90 माइनस x है ना, ये क्या है 90 माइनस x है, यहाँ पे देखिए ये पूरा 90 माइनस x है, तो 90 माइनस x लगा लेंगे, उसका दिया माइनस है, माइनस लगा लीजिए, 1/u का मान कितना है माइनस x है, तो देखिए यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो देखिए ये कितना हो जाएगा ध्यान से, 1/20 हमारे पास है बराबर 1/90 माइनस x मेरे पास है, उसके बाद में माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, 1/x हो जाएगा, इतना मेरे पास है ना। अब x का मान हम लोग रखेंगे, तो इससे पहले मैं इसको मिटाऊं, आप लोग इसको शॉर्ट स्किल ले लीजिए, तब आगे मेरे पास जगह नहीं है, मिटा दूं। तो देखिए यहां से हम क्या करेंगे, ये मेरे पास बचा हुआ है, जिसको हम क्या करेंगे, इसको लिख सकते 1/, देखिए 1/, ये 20 है हमारे पास में, ठीक है,
उसके बाद में फिर क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए इसका लघुत्तम ले लेते हैं, इसका इन दोनों का लघुत्तम ले लेते हैं। तो लघुत्तम लेने के बाद हमें क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पे है यक्स, लघुत्तम ले रहे हैं भाई, लघुत्तम यक्स, और यहाँ पे 90 माइनस यक्स, सही है। अब देखिए 90, यहाँ से 90 माइनस यक्स, 90 माइनस यक्स कट जाएगा, हमारे पास यहाँ बचेगा यक्स। आप लोग भी इसको कर सकते हैं, प्लस 90 माइनस यक्स, ये माइनस बेटा, ये हो जाएगा मेरे पास। अब ये पूरा अगर हम सॉल्व करें तो मेरे पास में देखिए ये माइनस एक्स प्लस एक्स कट जाएगा, तो ऊपर मेरे पास में 90 बचेगा, बटे में मेरे पास में कितना होगा, यक्स, ये यक्स है, और कोष्टक में 90 माइनस यक्स, इतना मेरे पास बचेगा ना। अब सिंपल से आपको क्या करना है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, यानी इसका गुणा करना है इसमें, है ना। तो 9 दूना 18, यानी कि 1800 बराबर एक, जो यहाँ एक है उसका गुणा इसमें पूरा करना है, तो 90 एक्स कितना, या फिर ऐसे डायरेक्ट लिख दो 90 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, खत्म। अब इसको हल कर लीजिए। तो हल करने पर आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता है कि आप लोगों को हाई स्कूल में आप हल कर पाते हैं। तो हल करके कितना आना चाहिए, इसका मान, एक्स का मान आना चाहिए बेटा 60 सेंटीमीटर, है ना। और एक अगर देखेंगे 2 मान आएगा ना, और एक आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्स बराबर 30 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपके पास में चीजें स्पष्ट होकर के आ जाएंगी। तो अगला मेरा है, कह रहा फिजिक्स से ये क्वेश्चन है, कह रहा कि एक लंबे सीधे धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किन किन बातों पर निर्भर करती है ने, ये बातें आप लोग को समझ में आ रही होगी। और कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लिए नियम लिखिए। ये पूरे 6 नंबर के क्वेश्चन हैं। तो आप इसको कैसे टैकल करोगे, देखिए ध्यान से। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपके पास में जब ऐसा क्वेश्चन आए तो इस प्रकार से आपको फिगर बना लेने हैं। और ये फिगर आपके पास अगर आपको पता हो तो ये राइट हैंड थंब रूल, यानी आप इसको सीधा सीधा कह सकते हैं मैक्सवेल के दाहिने हाथ के अंगूठे का ये नियम है, ठीक है। मैक्सवेल के दाहिने हाथ के अंगूठे का ये नियम है। अब देखिए, धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की, है ना, क्षेत्र की जो तीव्रता है, यहाँ तीव्रता ये होना चाहिए, है ना। तीव्रता कई कारकों पर निर्भर करती है। जैसे देखिए, इसमें से करंट चल रहा है, तो करंट जितना चलेगा उतना ही मात्रा में, उतना ही मजबूत चुंबकीय क्षेत्र यहाँ उत्पन्न होगा, है ना। क्योंकि हम लोग पढ़ते थे कि जो आई होता है वो प्रोपोर्शनल होता है बी के, ऐसा है ना, यानी कि अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि जितना करंट अमाउंट आप करंट को बढ़ाएंगे उतना ही चुंबकीय क्षेत्र आपका बढ़ेगा। तो कह रहा है पहला हम धारा ऐसे डाल के लिख लेंगे कि धारावाही चालक से प्रवाहित होने वाली धारा की ताकत जितना अधिक होगा उतना ही मजबूत चुंबकीय क्षेत्र होगा। ये आपके पास में पहला हो गया कि कह रहा है किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो एक तो धारा वाली बात पर निर्भर करता है, दूसरा दूरी पर निर्भर करता है। अगर आपको देखेंगे कि दूरी, आप जैसे मान लीजिए यहाँ इसका क्षेत्र यहाँ तक है, और कोई इंसान यहाँ पर अगर रहे, कोई इंसान यहाँ पर रहे, तो उसको कुछ होगा नहीं होगा, क्योंकि कम हो जाएगा ना, उसको चांस झटका लगने का, इलेक्ट्रिसिटी का झटका लगने का चांस उसको कम लगेगा। तो कह रहा है कि दूरी, चालक से दूरी के बढ़ने के साथ साथ, अगर ये चालक ये ना है चालक, तो इससे अगर दूरी बढ़ेगा, दूरी यानी यहाँ आप आ गए, तो दूरी अगर बढ़ेगा तो इसका मतलब कि जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो घटेगा, या चुंबकीय क्षेत्र की जो ताकत होगी, तीव्रता होगी, वो कम होगा, है ना। तो ये बातें आपको समझ में आ गई। माध्यम पर भी ये डिपेंड करता है कि चालक के आसपास के माध्यम की चुंबकीय पारगम्यता भी चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित करती है। यानी कि किस माध्यम में आप हैं, जैसे एयर वाले माध्यम में हैं या फिर आप वाटर माध्यम में हैं, समझ में आ रहा है। अब मान लीजिए कि किसी तालाब में आप हैं, उसी तालाब में कुछ ही दूरी पर, मान लीजिए लेटर सपोज, आप समझिए इस चीज को, माध्यम का हल्का से मतलब क्या समझते हैं हम लोग वो समझिए। अगर हम आपसे कह दें, सिंपल सा समझने की कोशिश करिएगा बेटा, अगर सिंपल से कह दे कि मेरे पास में यहाँ पे कोई तालाब है, यहाँ पर तालाब है, तो तालाब में तो पूरा ये पानी भरा हुआ है, ये माध्यम कौन सा है, पानी वाला माध्यम है। अब यहाँ पे करंट आप दौड़ाइए और यहाँ पर आप रहो, तो आपको तो झटका लग ही जाएगा, है ना, बहुत तेज झटका लगेगा। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास माध्यम जो है वाटर, वो कहीं एयर से ज्यादा
कहीं डेंस होता है तो वहां पर इसलिए वो कह रहा है कि चुंबकीय पारगम्यता यानी माध्यम पर भी ये डिपेंड करता है ना। चौथा है कि जितना इसमें फेरों की संख्या होगा, देखो फेरों की संख्या, ये सब फेरों की संख्या है तार में, है ना। तो कह रहा है कि तार के लपेटों की संख्या यानी तार के फेरों की संख्या, विद्युत चुंबक में तार के लपेटों की संख्या जितनी ज्यादा होगी उतना ही आपके पास में चुंबकीय क्षेत्र उतना ही ज्यादा होगा, उतना ही प्रबल होगा। ये भी आप लोगों को समझ में आया होगा। अब इससे संबंधित एक जो नियम है उसको मैं बोल रहा हूं, आप लोग आराम से चाहे तो इसको लिख लीजिए वीडियो पाँच करके, यानी रोक रोक करके, है ना। कैसे? यहाँ पे आप लिखेंगे मैक्सवेल के दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम, है ना। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्ट नहीं पूछ रहा है आपसे नाम लेकर के कि मैक्सवेल के दाहिने हाथ का अंगूठे का नियम, लेकिन आपसे पूछ वही रहा है क्योंकि ये कह रहा है ना कि चुंबकीय, देखो यहाँ दूसरा लिखा है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लिए नियम लिखिए। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कौन बताता है? तो एक आपके पास है, हालांकि बताने को बहुत कोई बताता है, लेकिन जो फेमस है वो आपके पास मैक्सवेल के दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम है, जो कि क्या बताता है, हम आपको बता रहे हैं। ये बताता है कि यदि दाहिने हाथ का अंगूठा धारा की दिशा के साथ इंगित करता है, देखिए यहाँ पे धारा की दिशा ये है ना, अंगूठा ये देख रहा है कि नहीं है, तो धारा की दिशा में ये अंगूठा है कि नहीं है, तो उसी को कह रहा है कि यदि दाहिने हाथ का अंगूठा धारा की दिशा के साथ इंगित करता है तो उस हाथ की मुड़ी हुई अंगुलियां धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएंगी। अब मुड़ी हुई अंगुलियां ही ना है, ऐसे मुड़ी हुई अंगुलियां की नहीं, देखो मुड़ी हुई अंगुलियां है, तो देखिए ये मुड़ा हुआ, ये सारा का सारा ये देख रहे हैं, ये हमारे पास में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बता रही है। तो यही चीजें आपको वीडियो को पॉज करके इसको लिख लेना, बस इतना ही और कुछ नहीं। आपके पास में इतना कर देने के बाद आपको 6 नंबर मिल जाते हैं। लेकिन हाँ, ध्यान दीजिएगा कि इसमें ग्राफ को जरूर आप लोग इस बना लीजिएगा। इसलिए मैं इसको क्या कर रहा हूँ, इसको साफ से ये आप लोग इसका क्या ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, अगला आपके पास में कह रहा है कि निस्तापन एवं भर्जन की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। ये भी आपके पास में 6 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। अगर ये देखिए निस्तापन 3 नंबर का आएगा और भर्जन 3 नंबर का आएगा। तो देखिए निस्तापन और भर्जन में मेन बातें क्या होती है वो उसको आप लोग समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि निस्तापन हेडिंग ऐसे लगा देंगे और लगाने के बाद में यहाँ पे क्या लिखेंगे आप लोग, उससे संबंधित जो चीजें हैं निस्तापन में। देखिए अयस्कों की, अब अयस्क जानबे करते हैं आप लोग क्या होता है, तो अयस्कों को वायु की अनुपस्थिति में, याद रहे निस्तापन में क्या होता है, वायु अनुपस्थित रहता है, या अगर वायु रहेगा भी तो बहुत सीमित मात्रा में वायु रहेगा, कि उपस्थिति में गर्म करने की प्रक्रिया को हम निस्तापन कहते हैं। बस खत्म। अब यहाँ पे क्या रहा है, निस्तापन में अयस्क को उसके गलनांक के नीचे ताप पर गर्म किया जाता है। मान लीजिए कि मेरे पास में, मैं सपोज दैट मेरे पास में आयरन है, आयरन का अयस्क है। अब हमने क्या किया, ये मान लीजिए कि अयस्क आपके पास 100 डिग्री सेल्सियस पर, कितना, 100 डिग्री सेल्सियस पर ये गर्म होगा, मतलब कि इसका गलनांक 100 डिग्री सेल्सियस है। तो हम क्या करेंगे, इसको 90 ही डिग्री सेल्सियस तक गर्म करेंगे। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? क्योंकि कह रहा है कि गलनांक से नीचे ताप पर गर्म करते हैं। अब इसका गलनांक मान लीजिए कि ये गलेगा 100 डिग्री पे, तो हम इससे नीचे, इसका नीचे मतलब कि 100 से कम, जैसे 92, 90, 98, मतलब 100 नहीं करेंगे, है ना। अच्छा, निस्तापन में अयस्क में मौजूद नमी, क्रिस्टल जल या वाष्पशील पदार्थों की अशुद्धियां हटाई जाती है निस्तापन में, है ना। अच्छा, निस्तापन प्रक्रम किसमें किसमें लगाए जाते हैं, कार्बोनेट में, हाइड्रोक्साइड में, हाइड्रेटेड ऑक्साइड, इन सब में लगाया जाता है। जबकि भर्जन देखिए क्या होता है, सांद्रित अयस्क को वायु की मौजूदगी में, यहाँ क्या था निस्तापन में, नी मतलब नहीं, निस्तापन में नहीं, नी आ रहा है ना, तो मतलब कि वायु नहीं है। और भर्जन में आपको क्या कह रहा है कि सांद्रित अयस्क को वायु की मौजूदगी में गर्म करके ऑक्साइडों में बदलने की प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। यानी कि गर्म करेंगे, सल्फाइड रहे, कार्बोनेट रहे, ये सबको, तो इसको ऑक्साइड में बदल दीजिए। अब जैसे देखिए ये ऑलरेडी ऑक्साइड में बदला हुआ है ना। अब यहाँ क्या कह रहा है कि अगर आपने उसको ऑक्साइड में बदल दिया तो ये आपका भर्जन कहलाएगा। भर्जन में अयस्क को वायु की अधिकता में गलनांक से अधिक ताप पर गर्म किया जाता है। इसमें क्या था, इसका जस्ट अपोजिट है ना, क्योंकि इसमें कह रहा था कि गलनांक से नीचे वाले ताप पर गर्म करना चाहिए, और इसमें क्या कह रहा है, गलनांक से उच्च ताप पर इसको गर्म करना चाहिए। भर्जन प्रक्रिया में सांद्रित अयस्क को पर्याप्त वायु की आपूर्ति में सल्फाइड अयस्क के द्वरणांक
द्रवणांक मतलब होता है सल्फाइड आयस को जब आप पहले हीट करेंगे तो पहले वो द्रव में बदल जाएगा। तो कितने कितने डिग्री पर वो द्रव में बदला है, मान लीजिए कि वो 4 डिग्री पे द्रव में बदल गया। कोई सल्फाइड आयस मेरे पास में है, जैसे मान लो मेरे पास में पीबीएस है, पीबीएस, ठीक है, लेड सल्फाइड यानी गैलेना भी इसको बोलते हैं। तो ये गैलेना मेरे पास में है। अब ये इसको मान लीजिए कि ये सॉलिड है, लेकिन मान लीजिए कि 4 डिग्री हमने जब लाया तो ये द्रव में बदल गया, ये द्रव में बदल गया, ये सल्फाइड है ना, ये लेड सल्फाइड होता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, द्रवणांक कहते हैं। तो द्रवणांक से द्रवणांक उसी को बोलते हैं, जैसा भी आप प्रोनाउंस करिए। तो द्रवणांक से कम ताप पर तीव्रता से गर्म किया जाता है, किसमें, भर्जन में। तो उम्मीद करता हूँ ये बातें आप लोग को आ गया होगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसका हमको स्क्रीनशॉट चाहिए, तो बिल्कुल स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। उसके लिए मैं आपको पहले यहाँ पर इसको देखिए, अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपका अगला क्वेश्चन है, वर्तिका एवं वर्तिकाग्र में क्या अंतर है? पुष्प का कौन सा भाग फल, है ना, पुष्प का कौन सा भाग फल, और उसके बाद क्या कह रहा है कि एवं बीज उत्पन्न करता है। तो हम आपको पहले ही यहाँ पे क्लियर कर दें कि मेरे पास में देखो ये पुष्पासन होता है, यानी कि जहाँ पुष्प सबसे नीचे वाला ही वाला हिस्सा है ना, जो हरा वाला हिस्सा, तो वही उसी पे पुष्पासन मतलब पुष्प जहाँ पे विराजमान होता है ना। और ये आपके पास में अंडाशय होता है, ये वाला हिस्सा आप लोग देख रहे हैं ना। और ये जो आपके पास में नली है इसे हम वर्तिका कहते हैं, है ना। तो और ये क्या है, सबसे ऊपर वाला जो हिस्सा होता है उसको वर्तिकाग्र कहते हैं। तो वर्तिका एवं वर्तिकाग्र में क्या अंतर है, कोई पूछे तो हम क्या बताएंगे, ये हम बताएंगे यहाँ पे कि जो मेरा सबसे अंडाशय के सबसे बाहरी हिस्सा को, अंडाशय के सबसे बाहरी हिस्सा को वर्तिकाग्र कहते हैं, एवं अंडाशय एवं वर्तिकाग्र के बीच की जो नली होती है उसे हम वर्तिका कहते हैं। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इससे आप आराम से चीजों को कर लेंगे। अब कह रहा पुष्प का कौन सा भाग फल, है ना, ये आपसे पूछा है। आप लोग देखिए लिखा हुआ है फल लिखा है ना। तो देखिए पुष्प का जो अंडाशय होता है, अंडाशय है ना, वही हमारा क्या होता है, वही भाग फल बनाता है। तो आप समझ में आ गया, ये जो यहाँ पर है ये वाला ये अंडाशय यही क्या बनाएगा, यही हमारा बनाएगा आगे चल करके यही फल में बदल जाएगा। और अंडाशय के अंदर बीजांड होते हैं, क्या होते हैं, इसी अंडाशय के अंदर क्या होंगे बेटा, बीजांड होंगे। तो जब इसको देखेंगे तो वो बीजांड आगे चल करके बीज बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप फिर से देख लीजिए यहाँ पे, नहीं तो फिर कहेंगे कि क्या ही हो गया। देखो यहाँ पर सिंपल सा क्या करें कि अंडाशय है, तो अंडाशय परिपक्व हो जाएगा, आगे चल करके ये फल में बदल जाएगा। जबकि इसी अंडाशय को जब ऐसे आप काटेंगे ना, तो यहाँ पर ऐसे ऐसे करके ऐसे आपके पास में क्या होंगे, ढेर सारे बीजांड होंगे। यही बीजांड आगे विकसित होकर के बीज बनाते हैं, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूं आपको बातें आई होंगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए आपके पास में रेडॉक्स अपक्रिया को रासायनिक समीकरण देते हुए समझाइए, और अम्लराज किसे कहते हैं इसको भी आप समझाइए। तो देखिए आपके पास में सबसे पहले रेडॉक्स की बातें हम कर रहे हैं। रेडॉक्स क्या होता है, रेडॉक्स में आपको अगर समझ में आए तो सही है, नहीं समझ में आए तो हम बता रहे हैं आपको। रेडॉक्स अपक्रिया में क्या होता है, रेडॉक्स बनता है 2 चीजों से। रेडॉक्स देखिए, रेडॉक्स ये आपके पास में है। अब आप देखिए यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पर आपके पास में रेड मतलब होता है रिडक्शन, रिडक्शन, ये आपके पास रिडक्शन हो गया। और यहाँ डॉक्स का मतलब होता है, यहाँ पे ऑक्स लिखा है ना लास्ट में, तो इसका मतलब होता है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। बढ़िया से बात को समझिए। और हमको पता है कि इसका मतलब होता है अपचयन, अपचयन। और इसका मतलब क्या होता है बेटा, इसका मतलब होता है ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण। बढ़िया से बात को समझिए आप लोग। और देखिए रिडक्शन में क्या होता है, अगर आप क्या कर रहे हो, आपको बढ़िया से समझिएगा इस चीज को, कि अगर हमारे पास में इलेक्ट्रॉन को हम ले रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को हम क्या कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, अगर इलेक्ट्रॉन को हम ग्रहण कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, तो अपचयन कहलाएगा। अच्छा वहां पे दूसरी तरफ देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन को अगर ये त्याग दे, क्या कर दे, त्याग दे, तब यहाँ पे ऑक्सीकरण कहलाएगा। उसके साथ साथ में और क्या होता है बेटा, और होता है कि अगर ये ऑक्सीजन जोड़ ले, यानी कि अगर इसके अलावा
अगर ये ऑक्सीजन को ऐड कर ले, ऑक्सीजन को O2 को क्या कर लिए, ये O2 है बेटा, O2 को अगर ऐड कर ले यानी कि जोड़ ले अपने अंदर, तो इसको इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। और यहाँ पर इसका क्या होगा कि अगर ये O2 को त्याग दे, क्या करे, O2 को त्याग दे, तब भी हम क्या कहेंगे, इसको रिडक्शन कहेंगे। उम्मीद कर रहा हूँ ये बातें आ रही होगी। और भी कई चीजें हैं, लेकिन आपके एग्जाम में इतना से आपको बहुत अच्छे तरीके से काम आपका चल जाएगा। अब यहाँ पर आपसे कई तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर हो गया हो तो इतना पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। अपक्रिया की रासायनिक समीकरण देते हुए समझाइए, लिखा है ना। तो हम एक रासायनिक समीकरण में यहाँ पे उठा ले रहे हैं। मेरे पास क्या है, मैं जिंक को ले रहा हूँ, मेरे पास में है जिंक, ठीक है। और इसके साथ में मैंने ले लिया कॉपर, क्या ले लिया बेटा, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट ले लिया। अब आप लोगों को ये बहुत अच्छे तरीके से पता है कि जब इसका रिएक्शन कराएंगे हम लोग तो यहाँ बन जाएगा जिंक सल्फेट बन जाएगा, और साथ ही साथ आपके पास में कॉपर यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। अब आप देखें बेटा ध्यान से, तो मैं अगर यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को और समझाने की कोशिश करूं तो मेरे पास यहाँ पर क्या आएंगे वो देखिए ध्यान से। अब यहाँ पर मेरे पास में जिंक को देखिए, जिंक को, तो जिंक यहाँ पे क्या हो रहा है, जिंक ये यहाँ से आ जाइए, इस पर यहाँ पर आप आ जाइए। तो जिंक में क्या हो रहा है कि जिंक का ऑक्सीकरण अवस्था यहाँ पे 0 है, और यहाँ पे जिंक जानते हैं किस में है, यहाँ पे जिंक है Zn+2 में है, याद रखिएगा ये, ठीक है। तो बताइए यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जिंक ने इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, कितने इलेक्ट्रॉन निकाला, 2 इलेक्ट्रॉन निकाला, इसलिए यहाँ पे 2 प्लस चढ़ा है। जितना इलेक्ट्रॉन जो निकालता है उतना उस पर प्लस चढ़ जाता है। तो इसने जब इलेक्ट्रॉन निकाला तो जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा, ऑक्सीकरण हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है ये, तो जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ऑक्सीकरण। अब देखिए ध्यान से, अब आपके पास में अगर यहाँ आप देखेंगे इसको आप देखेंगे अगर कॉपर को, तो कॉपर यहाँ यहाँ से यहाँ जाएगा, और कॉपर में क्या है सबसे बड़ी खास बात कि कॉपर यहाँ पर है Cu2+ में, है ना, क्योंकि जहां सल्फेट लगा होता है तो समझो कि उसके आगे वाला जो तत्व होता है उस पर +2 होता है। जैसे यहाँ देखो, यहाँ सल्फेट लगा था कि नहीं, तो इसके सामने वाला जो ये है इस पर +2 हो गया था। अब यहाँ पर ये कॉपर अकेला नहीं कि 0 ऑक्सीकरण अवस्था में है, इसका मतलब कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन की कमी था, क्योंकि मैंने बताया +2 मतलब कमी था, तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया होगा, और ग्रहण करके और ये कॉपर 0 में आ गया होगा। यानी कि यहाँ पे अपचयन हो रहा है बेटा, क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, अपचयन हो रहा है। तो आप इसी को यानी कि रिडक्स को आपने दिखा दिया, क्योंकि रिडक्स मतलब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, यानी कि अपचयन भी हो रहा है और ऑक्सीकरण भी हो रहा है। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए समस्या। अब थोड़ी सी इससे संबंधित पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए, ओके। अब देखिए इसको मिटाते हैं और कुछ और आपको बात बताते हैं। अब अगर आप देखें तो अपचायक पदार्थ, देखिए ध्यान से, अपचायक पदार्थ कहे अगर आपसे, याद रखिएगा इस सब चीजों को, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये कह रहा है आपसे कि आप हमको बता दीजिए किसके बारे में, अपचायक पदार्थ, अपचायक पदार्थ। तो अपचायक पदार्थ जो होता है या उसी को ऑक्सीकृत कहते हैं, यानी अपचायक पदार्थ ही ऑक्सीकृत होता है, ऑक्सीकृत, ऑक्सीकृत, क्या बेटा, ऑक्सीकृत। और इसी को हम और क्या बोलते हैं, उपचयित, 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 है ना, उपचयित, अपचयित नहीं, उपचयित। शब्दों पे प्लीज ध्यान दीजिए, उपचयित इसको बोलते हैं। ये बातें आप लोग प्लीज इसको इतना, ये चीजें गांठ बांध लो। क्यों, क्योंकि ये एग्जाम में कहीं ना कहीं आड़े हाथ आपको देता है। अपचायक पदार्थ जिसका मतलब जो अपचायक का काम कर रहा है वही उसी का ऑक्सीकृत, मतलब कि वही ऑक्सीकृत हुआ समझिए, और उसी को उपचयित कभी कभी कह के पूछ लेता है। अच्छा, ये सब क्या होते हैं, ये सब वो होते हैं जिनका ऑक्सीकरण हुआ होता है, जिनका, ये सब किसको बोलते हैं, ये बोलते हैं जिनका ऑक्सीकरण हुआ है, जिनका ऑक्सीकरण हुआ है,
जिनका ऑक्सीकरण जिनका ऑक्सीकरण हुआ है तो इनको क्या बोलेंगे? अपचायक पदार्थ। यानी जिनका ऑक्सीकरण हुआ उसको पहचानिए और पहचान के बोलिए कि वो अपचायक है, या फिर उसी को बोल सकते हैं कि वो ऑक्सीकृत हुआ है, या उसी को बोलेंगे कि वो उपचयित है ना। अच्छा ठीक है, अब ये कर लीजिए तो उसके बाद में स्टैटिस्टिक्स लीजिए फट से, आगे हम बढ़े। यहाँ पे कह रहा है कि अगर हम ऑक्सीकारक पदार्थ किसे कहेंगे? जिनका अपचयन हुआ होता है उसे हम ऑक्सीकारक क्या कहेंगे बेटा? ऑक्सीकारक पदार्थ कहेंगे। अच्छा, ऑक्सीकारक पदार्थ कहेंगे, उसी को हम कहेंगे कि ये अपचयित, अब उपचयित नहीं है, अपचयित, यहाँ लिख दे रहे हैं अपचयित हुआ है। ये किसको बोलेंगे? ये बातें, ये दोनों बातें उनको बोलेंगे जिनको आप कंफर्म कर लीजिएगा कि जिनका अपचयन हुआ है ना, जिनका अपचयन हुआ हो बेटा, अपचयन हुआ हो, उसको हम बोलेंगे। ये बातें है ना, ये बातें उसको बोलेंगे। उम्मीद कर रहा हूं ये बातें आपको समझ में आई हो। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, यदि 7 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु 8 सेंटीमीटर की फोकस दूरी के उत्तल लेंस से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? एकदम सिंपल है। अभी कैसे सिंपल है देखो ना, यहाँ पे अब कह रहा है कि ये यदि 7 सेंटीमीटर ऊंची, तो इससे हमें क्या मतलब है? 7 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु, ये नहीं मतलब हमको 8 सेंटीमीटर की फोकस दूरी एफ का मान कितना है भैया? एफ का मान मेरे पास में है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, 8 सेंटीमीटर मैंने लिख लिया। उसके बाद कह रहा है 8 सेंटीमीटर के उत्तल लेंस से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, यानी कि वस्तु को रखा गया है। यू का मान कितना है? 12 सेंटीमीटर। अब आपको पता है ना कि यहाँ सामने रखा जाएगा तो माइनस ये होगा। ठीक है, प्रतिबिंब की स्थिति आपको बताना है। पहले आप देखिए लेंस है क्या? हाँ, उत्तल लेंस है। लेंस के लिए सूत्र क्या होता है? 1/f जो मेरा होता है वो क्या होता है? 1/v माइनस 1/u होता है। अब देखिए यहाँ पे 1/ आपके पास में ये 8 हो जाएगा, बराबर 1/v हमको ज्ञात करना है, माइनस 1/u। u का मान कितना है? u का मान -12 है, तो -12 लिख देंगे। तो देखिए यहाँ पर मेरे पास क्या हो जाएगा, अगर हम लोग इसको अच्छे से देखें तो 1/8 हो गया। ठीक है, उसके बाद में फिर बराबर क्या हो जाएगा? 1/v। ठीक है, उसके बाद में माइनस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1/12। 1/12 हो जाएंगे ना, 1/12। अब देखिए 1/8 अपने जगह पे है। अब मैंने क्या किया? प्लस 1/12 को माइनस 1/12 इधर लाएंगे तब, है ना, अब बराबर 1/v हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो 12 मतलब 8 और 20 का लघुत्तम आपके पास। अच्छा, यहाँ पे एक बात और समझिए जरा, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? देखिए यहाँ पे गलती क्या हो रही है कि यहाँ पे मेरे पास में, मैं इसको थोड़ी सी सीधा कर दूं। ये देखिए ये चीज मेरे पास में क्या होना चाहिए? 8 और 12 इधर आ रहा है ना, तो 12 होना चाहिए यहाँ पे, 12। इस चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक है, दिमाग में कुछ और चलता है। देखिए 8 और 12 का एलसीएम कितना होगा बताइए? 8 और 12 का एलसीएम कितना होना चाहिए? 24। तो 24 का क्या होगा? 8 3 24, 3 आ गया, माइनस ये 12 कट जाएगा ऐसे, है ना, तो 12 दूना 24 हो जाएगा ना। तो 3 में से देखिए 1/v, 3 में से अगर 2 जाएगा तो 1 हो जाएगा, है ना। इसको उतारिए। अब देखिए तो क्या हो गया? 1/24 बराबर 1/v। तो अब 1 से 1 हट गया, तो v बराबर 24 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन ए हमारा सही है। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन निम्नलिखित की क्रिया द्वारा होती है। तो देखिए आपके पास में यहाँ पर ये आपके पास में उत्तल लेंस होता है हमारे आंखों में प्राकृतिक रूप से। ठीक है, तो यहाँ पे प्यूपिल तो बहुत छोटा सा होता है, तो प्यूपिल का काम ही नहीं है, ये फोकस दूरी में परिवर्तन नहीं करता है। कौन करता है तब? सिलरी बॉडी यानी सिलरी मसल्स यहाँ पर जो होता है, और ये इसका कनेक्शन पूरा यहाँ पर होता है। इसका कनेक्शन पूरा ये यहाँ पर होता है, ये, और ये पूरा अंदर यहाँ तक चला जाता है। ठीक है, तो सिलरी मसल्स, या आप इसको पश्चिमा भी पेशिया भी कह सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। तो सिलरी बॉडी, या हिंदी में भी ऐसे सिलरी बॉडी लिख सकता है, तो ये होता है
है ना। और दृष्टिपटल तो जान पे करते हो आप, रेटिना को बोला जाता है ना। और ये परिनालिका नहीं होता भाई, परितारिका होता है, तो इसका कोई मतलब ही नहीं है ना। तो ये आपका ऑप्शन बी सही है। ओके, नेक्स्ट बढ़िए। अपवर्तनांक का SI मात्रक है। अरे भाई, अपवर्तनांक जैसे मान लो आप लोगों को पढ़ाए हैं हम, साइन आई बटे साइन आर बराबर एन, जहां पे एन नियतांक है। चलो, अब साइन आई यानी कोण के बारे में बात कर रहा है ना, कोण के बारे में बात कर रहा है। और साइन आर ये भी कोण के बारे में बात कर रहा है। तो कोण